हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्रिएटर क्लासेस एटा। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जो फिजिक्स से है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिए तथा इसके आधारित जो भी फॉर्मूला है उसे भी समझें और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी हम कराएंगे। तो सारा का सारा वीडियोज में पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट मतलब थ्योरी की ओर। तो सबसे पहला ही इसका जो पॉइंट है वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है ये पता करना है। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जैसे कि चैप्टर का नाम भी गुरुत्वाकर्षण ही है, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये हम समझते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए, जब हम किसी भी वस्तु को यदि ऊपर की ओर फेंक देते हैं तो फिर कुछ ऊंचाई तक वो जाने के बाद रुकती है, रुकने के पश्चात फिर पृथ्वी की ओर आती है। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें भी ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। वो एक गोलीय गति में चक्कर लगाता है, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। इसी प्रकार से सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह भी एक निश्चित पथ में गति करते हैं। ये सब किस वजह से पॉसिबल है, जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। यदि हम एक किसी टुकड़े को एक रस्सी में बांध करके इस प्रकार से घुमाते हैं, जब वो रस्सा घूमता है तो फिर वो जब रस्सी को हम टुकड़े को रस्सी में बांध करके घुमाते हैं तो वो गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम किसी क्षण पर उस रस्सी को छोड़ देते हैं तो फिर वो गोल गोल घूमना गोल गोल न घूम करके सीधा किसी दूरी पर जाकर के गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है और सबसे पहले वो गोल गोल क्यों घूम रहा था, इस बात को हम ये समझते हैं कि जिस प्रकार से ये चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बाकी जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे क्यों नहीं जा रहे हैं या फिर ये चंद्रमा सीधा क्यों नहीं जा रहा है। तो इनके बीच एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम न्यूटन है, सभी जानते हैं। तो न्यूटन महोदय ने इसके बारे में नियम दिए हैं कि कौन सा बल है। हालांकि इस बल के बारे में बहुत सारे लोग पहले भी जानते थे कि हमारे भारतीय साइंटिस्ट भी थे कुछ, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, भारतीय शिक्षाविदों ने इसके बारे में यह बताया कि कोई भी वस्तु अपने अधिकता की ओर आ जाती है, अपने मूल बिंदु की ओर जाती है। जैसे कि यदि हम आग को जलाते हैं तो आग ऊपर की ओर लपटें उठती हैं, धुआं ऊपर की ओर उठता है। तो क्योंकि आग का जो उत्पत्ति हुई है वो सूर्य से हुई है, क्योंकि सूर्य ही मेन सोर्स है, प्राथमिक स्रोत जो हीट का है या फिर आग का है, ऊष्मा का प्राकृतिक स्रोत जो मेन सोर्स है वो सूर्य है। तो जब भी हम आग जलाते हैं तो वो सूर्य की ओर जाती है आगे। यदि पानी किसी भी जगह पर होता है, पृथ्वी पर किसी भी जगह पर होता है, तो पृथ्वी पर जो आने वाली, जैसे कि ये हम भारत ही समझ रहे हैं कि ये हमारा भारत है,
अब ये कहीं पर भी वर्षा हो जाती है, चाहे यहाँ पर हो, किसी भी पॉइंट पर बारिश हो जाती है, तो फिर होता क्या है, ये सारी, और बाकी इधर क्या है, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये है हिंद महासागर। मतलब ये है कि वर्षा यदि कहीं पर भी हो जाती है तो यहाँ से जो निकलने वाली नदियां हैं या तो इधर की ओर चली जाती हैं या फिर ये इधर की ओर चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, या फिर कुछ ऐसे करके ये चली जाती है। कुछ नदियां ऐसे भी बहती हैं। बाकी ये सारी की सारी मिलती कहाँ पर आकर है, तो समुद्र में है। तो कहने का मतलब ये है, पानी की जो उत्पत्ति हुई है, पानी यहाँ जो बारिश के रूप में हमें जो मिलता है, वो भी बादल बनते हैं तो वो समुद्र के पानी से ही बन जाते हैं। मानसून जो बनते हैं वो समुद्र के पानी से, और अंत में जो नदियां हैं उस बहाव को, जो पानी है उसको इसी हिंद महासागर में लेकर के आ जाती हैं। इसका मतलब है जो पानी का मुख्य स्रोत है वो समुद्र है, क्योंकि समुद्र में से कुछ पानी निकालने से और या फिर पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र ही मुख्य स्रोत है पानी का। यहीं से पानी ऊपर पहुंचता है, ऊपर से फिर इधर आ जाता है, जैसे कि सूर्य का हमने बताया। तो ये वाले जो सिद्धांत दिए थे वो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने दिए थे। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत लोगों ने पहले भी बताया, बहुत बहुत ही साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया, लेकिन वो इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए या फिर इसको एक फॉर्मूले में, एक ढांचे में नहीं दे पाए। तो फिर जिनका हमने अभी पहले नाम लिया, न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया कि न्यूटन का मन नहीं लगता था पढ़ने में, बाकी वो इतने पढ़ाई में भी मन ऐसे ही लगता था, इतने होशियार नहीं थे, लेकिन उन्हें खेती भी नहीं कर सकते थे, वो कमजोर थे। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने एडमिशन ले लिया स्कूल में, तो स्कूल में एडमिशन लेने पर एक साल की छुट्टियां पड़ गई, और छुट्टियां पड़ने पर जब वो घर आए तो घर आकर के एक ऐसे बताते हैं कि घटना थी, जिससे कि वो किसी सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, और अचानक क्या हुआ कि सेब टूट करके पेड़ से नीचे की ओर गिरा, और वो उनके ऊपर ही गिरा। जब उनको झटका लगा, एकदम जब उठे तो उन्होंने कहा ये सेब है जो नीचे की ओर क्यों आया। मतलब उस घटना ने उनका ऐसे करके दिमाग को एक सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये सेब नीचे की ओर ही क्यों गया। इस पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल बताया कि ये जो आया है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये नीचे की ओर आते हैं। तो सारी की सारी वस्तुएं ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही नीचे की ओर आती हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है, जो कि वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। तो सभी वस्तुएं हैं आकर्षण बल से एक दूसरे को अपनी केंद्र की ओर खींचती हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे कि हमने अभी यहां पर बताया था कि जब हम किसी भी रस्सी को घुमाते हैं, मतलब किसी भी पत्थर का टुकड़ा हो सकता है या किसी भी टुकड़े को रस्सी में बांध करके घुमाते हैं, तो वो घूमता रहता है। तो घूमता क्यों रहता है, क्योंकि उस पर रस्सी से उस पिंड पर, जो भी पिंड घूम रहा है, उस पिंड पर एक केंद्र की ओर, जहां से हम उसको घुमा रहे हैं उस केंद्र की ओर एक बल काम करता है, जिससे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ये जो पत्थर का टुकड़ा है वो गोल गोल घूमता रहता है। सेम वे में यहाँ पर भी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर अभिकेंद्रीय बल के कारण लगाता है, क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है। तो किस बल के से खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है।
ये जो अपकेंद्रीय बल है ये कुछ बातों पर भी डिपेंड करता है, इसकी हम बात आगे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो ऐसा बल जो वस्तुओं के दो वस्तुओं के बीच में लगता है और दो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, इस प्रकार के बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे कि इस हम यदि पृथ्वी पर यदि हैं तो गुरुत्वाकर्षण की बल के कारण हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल न होता तो हम भी पृथ्वी पर न रहते, यदि हम उछल जाते तो फिर उछले ही रहते, मतलब क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमें जैसे हालांकि हम भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं और पृथ्वी भी हमें अपनी ओर खींच रही है, केंद्र की ओर खींच रही है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, मास बहुत ज्यादा है, हमारा तो द्रव्यमान बहुत कम है अपेक्षा पृथ्वी की, इसलिए हम पृथ्वी पर हैं। यदि हमारा द्रव्यमान यदि पृथ्वी से अधिक होता तो फिर हम भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच सकते थे। तो इन सब बातों की जो ये सारी की सारी बातें हम आगे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो ये हमें पता चल गया कि किन्हीं पिंडों को किसी बल के द्वारा अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब इसका जो एक नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है इसको हम समझते हैं कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला ऐसा बल जो कि वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बारे में हमने समझ लिया है कि एक सार्वत्रिक नियम दिया कि सभी वस्तुएं एक दूसरे पर समान द्रव्यमान मतलब समान बल लगाते हैं, लेकिन ये वाला जो बल है वो क्या होता है इसकी हम डिफाइन करेंगे। तो ये जो बल होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये नियम। इस नियम से हम समझते हैं कि m1 और m2 क्या है? ये वस्तुओं के जो द्रव्यमान है। ऐसे मान लीजिए एक m1 ये वाली है, इसका दूसरी वाली वस्तु है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m1 है और m2 इसका द्रव्यमान है, और इनके केंद्र के बीच की दूरी है वो r है। दो वस्तुएं लिए हैं हमने जिनका द्रव्यमान ये है, तो इन पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो कितना होगा? तो ये होगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इक्वेशन फर्स्ट इसको कह देंगे कि दो पिंडों के बीच, यहाँ पर पिंडों की बात करेंगे तो बीच का मतलब है केंद्रों के बीच। अब यहाँ पर इसकी परिधि नहीं लेंगे, इसका अंतिम पॉइंट नहीं लेंगे, यहाँ पर सेंटर लेंगे, केंद्रों के बीच। तो दो वस्तुओं के केंद्रों के बीच लगने वाला बल उन वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है ये अनुक्रमानुपाती का साइन है।
अनुक्रमानुपाती कह दो या फिर समानुक्रमानुपाती कह दो, समानुपाती कह दो, अनुक्रमानुपाती। एक बात ये हो गई, क्या समझा इससे कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यहां पर गुणा किया गया है, m1 इंटू m2 है, उन द्रव्यमान के गुणनफल के, इसको क्या बोलेंगे, तो अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात। दूसरी बात, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात यहां पर ये मिलती है, इसके तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बटे में, बस एक के बटे में होता है। इसको यहां ध्यान रखिए। व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन किसके होता है, ये आर क्या है, ये बीच की दूरी है, m1 और m2 पिंड के बीच की दूरी क्या है, r है, तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि किन्हीं दो पिंडों पर लगने वाला बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन पिंडों की बीच की दूरी के, और यहाँ पर वर्ग भी है, स्क्वायर भी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मतलब ये सारे के सारे पिंडों के लिए लागू होता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम ये सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें मिलता है ये वाला मान, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस बल का मल्टीप्लाई हम m1 और m2 में करेंगे तो m1 m2 ही रहेगा, बाकी r स्क्वायर यहां पर है, यहां से हमें ये मिलेगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। ये हमें रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट मिलता है तो एक चीज हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर ये कैपिटल G ये मिल जाता है। ये कैपिटल G क्या है, ये कैपिटल G एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, कैपिटल G नियतांक है, और वो क्या है, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक ऐसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब क्योंकि यूनिट ये कहां से आ गया तो इसको हम समझ सकते हैं, यहाँ पर यूनिट के लिए, यहाँ पर यदि जी की बात करें तो जी इक्वल टू क्या हो जाए, क्योंकि एफ तो इधर है ही है तो एफ तो यही रहेगा। ये आर स्क्वायर है, यदि इधर पहुंचेगा तो आर स्क्वायर ये ऊपर जब चला जाएगा अपॉन में, क्योंकि ये m1 m2 ऊपर है इधर, और जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये नीचे चले जाएंगे, m1 m2 हो जाएंगे। अब यहां से हम इसका यूनिट पता करते हैं, इसका मात्रक पता करते हैं तो F होता है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं।
और आर स्क्वायर है क्योंकि ये बीच की दूरी है और दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपॉन में नीचे क्या है, मास है, द्रव्यमान है, m1 इंटू m2, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है और किलोग्राम का किलोग्राम से गुणा करेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही इसका मात्रक मिलता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम ऊपर पहुंचेगा तो किलोग्राम की पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसका वैल्यू भी पता चलता है, इसका मान ये होता है। और बाकी ये सभी पिंडों के बीच ये कांस्टेंट रहता है, मतलब इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। सारे के सारे पिंड जो भी हैं, चाहे बड़ा पिंड है चाहे छोटा है, सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ग्रह है, या फिर यहाँ तक कि छोटे छोटे वस्तुएं भी हैं, या यहाँ पर क्लास में बैठे हुए जो भी स्टूडेंट, उनके बीच में भी जो फोर्स लगता है वो इसके बराबर होता है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है बीच की दूरी पर। तो कब ये ज्यादा होगा और कब ये कम होगा, यहां से हम पता चल ही रहा है। क्योंकि पहली बात थी कि m1 और m2, मतलब बल का मान उतना ही अधिक होगा जितना द्रव्यमान है, मतलब बड़े बड़े पिंड हैं तो बल का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू m, m मतलब है मास, द्रव्यमान यदि ज्यादा है तो फिर F का भी मान ज्यादा होगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, बीच की दूरी जितनी कम होगी F का मान उतना ही ज्यादा होगा। बीच की दूरी को यदि हम बढ़ा देते हैं तो फिर F का मान कम हो जाएगा यदि बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी यदि बढ़ती है तो F का मान कम हो जाएगा, मतलब यदि दूरी बढ़ती है दो पिंडों के बीच में तो F का मान, जो कि पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसका मान कम हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, बहुत बहुत दूर पिंड हैं, जैसे सूर्य बहुत ही दूर है हमसे, या बहुत सारे तारे हैं बहुत बहुत दूर हैं, जिनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक है, इसी वजह से F का मान कम हो जाता है। यदि ये तारे हमारे कुछ पास होते तो हो सकता है ये पृथ्वी को अपने में खींच लेते। ये तारे जैसे सूरज है, यदि सूरज की और पृथ्वी के बीच की यदि दूरी हो कम हो जाए तो सूरज क्योंकि पृथ्वी से बहुत गुना बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये पृथ्वी चिपक जाएगी सूरज से जाकर के, क्योंकि उसमें इतनी ताकत हो जाएगी। पास में आने पर ताकत बढ़ रही है और दूर दूर पर ताकत कम हो रही है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो रहा है। तो ये वाली चीज हमने समझ ली है। बाकी सारे के सारे पिंडों के बीच लगता है, यहाँ तक कि ये बोर्ड है, वो बोर्ड और मेरे बीच में भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि मेरा द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान पे भी डिपेंड कर रहा है। बीच की दूरी हालांकि कम है लेकिन द्रव्यमान इसका कम है, हालांकि इसको फील नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका मान बहुत ही कम आता है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 का है, माइनस का 11 है, और माइनस का 11 होने की वजह से इसका जो बल होगा, वो बल का जो मान आएगा बहुत ही कम आएगा, मतलब इसको क्षीण बल भी कहते हैं। ये विरोध नहीं कर पाता है। मैं किसी भी वस्तु को यदि ऊपर को और उठाता हूं तो आसानी से उठी चली जाती है, हालांकि थोड़ा सा इसका जो भी मास है कोशिश करता है नीचे जाने की, बट मैं उठा पा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये जो किसी भी वस्तु को हम ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये एक दूसरे प्रकार का कांस्टेंट होता है, वो अर्थ का कांस्टेंट है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीकरण कहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे दो तीन बात और हम समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, जो भी गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व क्या है। गुरुत्वाकर्षण
के नियम का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व क्या है? तो यहाँ पर हम समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का सबसे पहले तो यही है कि वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है। एक बात तो ये हुई, क्योंकि यदि ये बल नहीं होता तो हम पृथ्वी से नहीं बचते, जैसे कि मैंने पहले ही बात की है, हम पृथ्वी पर नहीं चलते, हम एक तरह से हल्के महसूस करते, और यदि हम ये थोड़े से ऊपर उछल जाते तो उछले ही रहते यदि ये बल ना होता। इस बल की वजह से ही हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, इसी बल की वजह से हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, सारे के सारे हम काम कर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, क्योंकि यदि हम ऊपर की ओर उछलते भी हैं तो दोबारा से फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं, इस बल के ही कारण आ जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता ना, यदि हम उछल जाते तो उछले ही रहते, नीचे नहीं आ पाते, तो कोई भी काम नहीं हो पाता। तो क्योंकि हम यदि उछलते हैं या फिर कोई भी पिंड ऊपर की ओर उछलता है, फिर वो आकर के पुनः नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि ये हम समझे कि ये पृथ्वी है और हम ये हैं, हमारा छोटा सा वर्ग है, क्योंकि हमारे बीच में और पृथ्वी के बीच में हमारा सेंटर ये है और पृथ्वी का सेंटर ये है। यहाँ से दूरी मान लीजिए r दूरी है, तो पृथ्वी कितना बल लगाएगी? तो पृथ्वी थोड़ा सा अधिक बल लगाएगी हमारी अपेक्षा। हम कितना लगा सकते हैं? क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक है, किसकी अपेक्षा? हमारे द्रव्यमान की अपेक्षा, मास ऑफ ह्यूमन कह सकते हैं, या हमारे मास की अपेक्षा हमारा जो द्रव्यमान है उसकी अपेक्षा पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। इसलिए पृथ्वी जो फोर्स लगाएगी हमारे ऊपर बहुत अधिक लगाएगी। जो भी दूरी होगी, यहाँ पर आर कैपिटल लिया तो आर, ये वाला फोर्स है, इसकी वजह से हम क्या है? पृथ्वी से बंधे हुए हैं। बात क्लियर है? आगे की बात ये है कि दूसरी बात इसमें ये रहेगी कि ग्रहों की सूर्य के परितः गति, ये पॉइंट है। दूसरा हम लेते हैं चंद्रमा की पृथ्वी के परितः गति, ये भी है। गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व ये है कि चंद्रमा की पृथ्वी के परितः गति, यही नियम है F = कैपिटल G मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून, m लिख देता हूं यहाँ पर, अपॉन r²। r क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। चलिए, ये पृथ्वी है क्योंकि चंद्रमा छोटा है, तो ऐसे करके पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी r है, और ये है। क्योंकि पृथ्वी इस चंद्रमा को अपनी ओर लगातार खींच रही है, चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मास है अर्थ का, मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है अधिक है किसके? चंद्रमा के द्रव्यमान की। मास ऑफ मून चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए क्या होगा? पृथ्वी अधिक बल लगाएगा, पृथ्वी अधिक बल लगाएगी किस पे? चंद्रमा पर, एफ ऑफ मून। पृथ्वी अधिक बल लगाएगी जितना चंद्रमा बल लगाएगा उसकी अपेक्षा। इसलिए क्या होगा? पृथ्वी इस चंद्रमा को भी अपने केंद्र की ओर खींचती रहेगी और चंद्रमा पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा, जिससे चंद्रमा दूर नहीं भाग पाएगा या सीधा नहीं जा पाएगा, इस पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगा पाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो चंद्रमा पृथ्वी के परितः गति करता है। क्यों? यही है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स,
गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम का महत्व। अगली बात हम तीसरी कर लेते हैं, और तीसरी बात में जब हम करेंगे तो ये है हाँ, इसी प्रकार से जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये वाली चीज है, और यहाँ पर ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रह गति करते हैं। अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रह भी गति कर रहे हैं सूर्य के चारों। तो सेम टू सेम प्रोसेस यही है कि क्योंकि ये सूर्य है वो ग्रहों से बहुत ही अधिक बड़ा है, जब बहुत अधिक बड़ा ये ग्रह है तो फिर ये सूर्य और ग्रहों के बीच में बल लगता है, क्योंकि सूर्य इतना ज्यादा बल लगा देता है कि ग्रह भी एक सीधी रेखा में नहीं जा पाते हैं, और ये पृथ्वी सूर्य के केंद्र की ओर ही खिंचे रहते हैं, और इस वजह से यहां पर भी अभिकेंद्रीय बल लगता है, जिससे कि ये ग्रह है वो एक वृत्तीय या दीर्घ वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहां से ये भी हो गया तीसरी बात कि ग्रह सूर्य के परतः गति करते हैं। तो क्यों कहते हैं, ये बात क्लियर है। अगली पॉइंट आज एक आध और भी ले सकते हैं। यहाँ पर मतलब टाइड्स भी आते हैं, ज्वार भाटा आता है। ये ज्वार भाटा क्या होता है, तो इसको भी हम समझते हैं। ज्वार या भाटा आता है, तो ये ज्वार भाटा है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी पर क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी पर जो 71% पार्ट है वो जल है, और सबसे ज्यादा जो पार्ट है जल का वो किस में है, वो समुद्र में है। सबसे ज्यादा वो जो पार्ट है, ये तो मान लीजिए जमीन है, तो इसके आगे टोटल क्या है, ये पानी है। तो कहां पर है सबसे ज्यादा भाग, वो समुद्र में है, और बाकी जो जमीन का भाग है वो केवल 29% ही है। अब बताइए, जमीन तो ऊपर की ओर खींच नहीं सकती, हालांकि ये तो खींचेगी, तो पूरी की पूरी जमीन खींचेगी, तो बाकी ये क्या है, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है चंद्रमा में, क्योंकि छोटा है। ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, बाकी ये क्या है, ये चंद्रमा है, मून है। क्योंकि द्रव्यमान चंद्रमा का पृथ्वी से कम है, तो इनके बीच में बल लग रहा है। क्योंकि चंद्रमा ऊपर की ओर पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी अपनी ओर चंद्रमा को खींच रही है, इससे तो बैलेंस है कि चंद्रमा कहीं जाएगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो समुद्र में पानी है, वो पानी पर जब बल लग जाता है तो पानी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। पानी जो लेवल है पानी की, इससे ऊपर की ओर उठ जाता है, और इसी उठने को ही क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो ज्वार मतलब पानी का ऊपर उठना, और भाटा कहते हैं नीचे गिरना। तो क्योंकि चंद्रमा जब बल लगाता है, बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है चंद्रमा का पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी की स्थलीय जमीन तो नहीं ऊपर जा सकती, ये जो पानी वाला क्षेत्र है ये ऊपर की ओर उठ सकता है, और जब ये ऊपर उठ सकता है इसी वजह से ज्वार और भाटा आता है। क्योंकि ऊपर जाएगा तो पृथ्वी भी जब बल लगाएगी तो फिर वो नीचे भी आएगा। तो यहां से हमने समझ लिया कि यहाँ पर ज्वार और भाटा आने का भी जो मतलब है वो भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यहां से हमने गुरुत्वाकर्षण के बहुत सारे पॉइंट पढ़े। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका पार्ट है जो केपलर ने कुछ नियम दिए थे। उन केपलर महोदय के नियम को भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि केपलर के नियमों के आधार पर भी न्यूटन ने बहुत अधिक काम किए थे। तो अब हम पढ़ते हैं केपलर का नियम। तो केपलर ने क्या कहा है, तो केपलर के नियमों को हम केपलर के ग्रह संबंधी नियमों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो भी केपलर ने नियम बताए थे वो ग्रहों के बारे में बताए थे कि ग्रह, और ग्रह जानते हो ये प्लेनेट होते हैं,
तो ग्रह के बारे में जो नियम दिए हैं केपलर ने, उनको भी हम समझते हैं। तो देखिए, केपलर ने गति के नियम दिए हैं। तो केपलर के ग्रहों की गति के नियम। तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। केपलर ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला जो नियम दिया था केपलर ने, वो ये बताया था कि सभी के सारे ग्रह हैं वो ये सूरज है, सन है, और ये क्या है, प्लेनेट है, ग्रह है। तो ये दीर्घवृत्तीय मार्ग में गति करते हैं। सभी के सारे ग्रह दीर्घवृत्तीय का मार्ग में गति करते हैं। ये बताया उन्होंने कि सभी ग्रह सूर्य एक फोकस में होता है। देखिए यहाँ पर जो फोकस है सूर्य के 2 हैं, एक फोकस यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर। ये बात, फोकस सूर्य के 2 होते हैं, या तो सूरज इधर होगा या फिर सूरज इधर होगा। तो सूरज, वो केपलर ने ये बताया कि सारे के सारे ग्रह हैं वो दीर्घवृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये पहला नियम बताया उन्होंने, सबसे पहला। ठीक है, तो दीर्घवृत्तीय मार्ग में या दीर्घवृत्तीय कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, पहला नियम ये दिया। ठीक है, ये ग्रह है, प्लेनेट है, और ग्रह, ये सूर्य है। बाकी और भी इसकी कक्षाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमने मान लिया ये पृथ्वी ही है। तो सेम वे में और भी जो ग्रह हैं वो भी चक्कर लगाएंगे। तो ये पहला नियम दिया था केपलर ने कि सारे के सारे ग्रह हैं वो दीर्घवृत्तीय मार्ग में ही गति करते हैं। ये पहला नियम, सिंपल। दूसरा जो नियम दिया था उन्होंने, वो ये दिया था कि दूसरा उन्होंने नियम दिया था कि यहां पर ये T1 टाइम है और यहां पर ये T2 टाइम है। और यहां पर ये एरिया बन गया, और ये मान लीजिए एरिया A1 है, तो यहां पर एरिया क्या है, तो ये A2 है। केपलर महोदय ने दूसरे नियम में ये बताया कि जब भी, ये बताया उन्होंने, T1 इक्वल टू T2 है। क्या कहा उन्होंने, T1 इक्वल टू T2 है, तब A1 इक्वल टू क्या होगा, A2 होगा। ये बताया उन्होंने। इसमें क्या कह दिया उन्होंने, T1 T2, ये T1 T2 क्या है, ये समय अंतराल है, समयांतराल है। और बाकी A1 A2 क्या है, ये क्षेत्रफल है। मतलब T1 T2 समय में, यदि T1 और T2 समय
बराबर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी तय करने में इसको और भी ऐसे कह सकते हैं, ए ओ, इसको सेंटर को ओ मान लेते हैं, जो सन का सेंटर वो ओ है और ये बी है, तो यहाँ पर सी ओ डी कह दें, सी ओ डी ये है। यदि ए से बी तक जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में समय यदि t1 लगता है तथा सी पॉइंट से डी पॉइंट तक जाने में समय t2 लगता है, और ये यदि समय समान है, और समान है नहीं, ये वास्तव में समान ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज है वो एक फोकस पर है, तो हम देख पा रहे हैं जहां इस कंडीशन पर जो भी ग्रह आएगा तो यहाँ पर सूरज की उस ग्रह से दूरी है वो कम हो जाएगी, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सूरज की यहाँ पर यदि इस कंडीशन पर कोई ग्रह है तो ये दूरी अधिक हो जाएगी। तो दूरी अधिक होने पर उसकी जो चाल है वो धीमे हो जाएगी, यहां से यहां तक चाल जब धीरे हो जाएगी तो अधिक समय लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कम है तो चाल बढ़ जाएगी, और चाल जब बढ़ जाएगी तो यहाँ पर समय मतलब कम ही समय में वो अधिक दूरी तय कर लेगा। लेकिन यहां से हम ये रेखा खींचते हैं जो एरिया को बताता है, ए ओ बी, यहां पर जो एरिया बताइए ए ओ बी, और इधर वाली जो एरिया बताई है वो सी ओ डी है। जो ए ओ बी क्षेत्रफल और सी ओ डी क्षेत्रफल ये बराबर होंगे यदि T1 और T2 का मान बराबर होता है। लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा, तो उन्होंने बताया कि सभी ग्रह सूर्य के समान समयांतराल में सूर्य के साथ या सूर्य से सभी ग्रह समान समयांतराल में सूर्य से समान क्षेत्रफल समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। सभी ग्रह समान समय अंतराल में सूर्य से समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ये वाला केपलर ने दूसरा नियम दिया था कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल को तय करेंगे। ऐसे इस चीज को ऐसे समझते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक जाने में यदि 1 घंटे का समय लगता है तो 1 घंटे का समय भी यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। और यदि कोई व्यक्ति यदि झाड़ू लगाना शुरू करता है तो 1 घंटे में जो झाड़ू लगाएगा इतनी एरिया में, उतना ही एरिया ये बराबर होगा इसमें भी झाड़ू लगाने के लिए। मतलब समान समय अंतराल में समान झाड़ू लगता है, ऐसे समझ लीजिएगा कि यदि समय 1 घंटा है तो जितना झाड़ू इधर लगेगा तो 1 घंटे में उतना झाड़ू इधर लगेगा। मतलब ये वाली एरिया ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों ही समान होंगी। जब समय समान है तो जो एरिया A1 और A2 है ये भी समान होंगे। आप अब समझ गए होंगे। सभी ग्रह समान अंतराल में सूर्य से समान क्षेत्रफल तय करते हैं, ठीक है। या फिर सूर्य के साथ रेखा से, ये जो रेखा खींची जाती है उस रेखा से समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ये दूसरा नियम दिया था, ठीक है। तो बाकी एक तीसरा नियम और दिया था केपलर ने, वो यहां पर दिया था कि RQ/T स्क्वायर इक्वल टू एक कांस्टेंट नियतांक है। ये तीसरा नियम दिया था।
इस नियम में क्या था, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी आर है। ये आर क्या है, किसी भी ग्रह की औसत दूरी है। मान लीजिए यहां से यहां तक क्या है, आर दूरी है। तो सूर्य से किसी भी ग्रह की औसत दूरी आर, यहां पर औसत की बात की है, एक बात आ गई यहां पर, औसत दूरी आर। तो यहां से यहां तक की दूरी औसत दूरी आर नहीं है। औसत दूरी को क्या कहेंगे, जब हम ऐसे समझें कि इसको एक ग्रह मतलब सूरज यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब ये क्या है, ये R1 है और ये R2 है। यहाँ जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है R1 इज लेस देन R2, मतलब R1 का मान कम है, R2 ज्यादा है, हमें दिखाई दे रहा है। ग्रह इस कंडीशन में यहाँ पर एक, यहाँ पर ये कम दूरी है और यहाँ पर अधिक दूरी है। लेकिन R जब हम निकालना है तो R1 प्लस R2 अपॉन में 2 करना पड़ेगा। तो यहां से क्या निकलेगा, ये औसत दूरी निकलेगा। जब भी हम औसत दूरी निकालते हैं तो बड़ी दूरी और छोटी दूरियों को, सब दूरियों को मिला करके जितनी दूरी है उसका जब भाग दे देते हैं तो फिर हमें औसत दूरी प्राप्त हो जाती है, ये हमें मालूम है। तो सभी ग्रहों की सूर्य से औसत दूरी का क्यूब, औसत दूरी का घन तथा उनके द्वारा लगे समांतराल का वर्ग का अनुपात एक नियतांक होता है। ये नियम दिया था मैंने। तो इसको लिखे, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी, औसत दूरी क्या है, आर, औसत दूरी आर का घन उस ग्रह के सूर्य के परतः, सूर्य के परतः परिक्रमण काल T के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। ये उन्होंने नियम दिया। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन, इस r का घन उस ग्रह के सूर्य के परतः परिक्रमण काल t, सूर्य के चारों ओर जो भी परिक्रमण काल t लग रहा है, उस परिक्रमण काल t के वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। मतलब यही कि आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है या नियतांक है। अनुपात है वो समान होगा, रेशियो समान आएगा, समान अनुपात आएगा। ये वाली बात हमने यहाँ पे समझ ली है। तो इस प्रकार से ये केपलर ने 3 नियम दिए। पहला है दीर्घवृत्तीय मार्ग वाला नियम, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक समान दीर्घवृत्त में गति करते हैं। दूसरा नियम जैसा कि उन्होंने दिया, सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। और तीसरा नियम दिया कि किसी भी ग्रह की सूर्य से दूरी का घन उस ग्रह के परिक्रमण काल t के वर्ग के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम दे दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से केपलर ने 3 नियम दिए जो कि हमने समझ लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है मुक्त पतन या फिर फ्री फॉल। ये फ्री फॉल क्या होता है, मुक्त पतन क्या है, इसको भी हम समझते हैं। जैसे कि हमने कुछ पहले भी बात की इसके बारे में, स्टार्टिंग में भी, और बाकी समझने के लिए इसमें कुछ टफ नहीं है, आसान है।
इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चनों पर आधारित जो भी फॉर्मूला है उनको भी हम समझते हैं। तो अब आती है मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन इसको बोलते हैं फ्री फॉल। मुक्त मीन्स कोई भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है उसे क्या कहेंगे? तो मुक्त पतन। जैसे ये समझिए ये मार्कर है, मैं इस पर बिल्कुल भी बल नहीं लगाता हूं नीचे की ओर, ये छोड़ देता हूं, इसको बोलेंगे मुक्त पतन। या फिर ऐसे समझें, यदि हम किसी भी पिंड को ऊपर की ओर खींचते हैं तो कुछ निश्चित दूरी चलने के बाद पुनः वह नीचे की ओर गिरता है, तो नीचे की ओर गिरने को ही क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। समझ लिए मुक्त पतन क्या है? जब हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ निश्चित दूरी चलने के बाद स्वतः ही नीचे की ओर आने लगता है, इसको मुक्त पतन कहते हैं। बाकी ये इतना हिस्सा ये, लेकिन ये मुक्त पतन होता क्यों है, इस बात के लिए हम मुक्त पतन समझ लिया, लेकिन होता क्यों है ये बात भी समझ। क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया था F इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हमने समझ लिया। ये हम जानते हैं, क्योंकि दो पिंडों के बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तथा उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बराबर बल लगेगा। ये हमें पता ही है, क्योंकि यदि कोई पिंड हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, मतलब ये टुकड़ा हमने ऊपर की ओर फेंका, तो एक निश्चित दूरी पर ये चलेगा, उसके बाद फिर ये नीचे गिरेगा। क्योंकि हम यदि मान लें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो r दूरी है, तो r दूरी तक ये गया है और फिर ये नीचे की ओर आया है, या हाइट पर गया है, तो जो हाइट वो r ही हमने मान लिया, r दूरी तक गया है और फिर ये नीचे की ओर आया है। तो हम जानते हैं इस जो पिंड का मान होगा, इसका जो मास है वो m है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं F इक्वल टू m है, जो कि हमने पहला पढ़ा हुआ है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या निकल के आया था? F इक्वल टू एम ए निकल के आया था। ये ए क्या है? तो ये एक लीनियर मूवमेंट, लीनियर एक्सिलरेशन है और रैखिक त्वरण है। लेकिन क्योंकि ये पृथ्वी यहाँ ये जो पिंड है ऊपर की ओर लगाएगा, तो पृथ्वी इस पिंड को नीचे की ओर खींचेगी और ये यहाँ से हम इसका जो त्वरण है, रैखिक त्वरण, इसको हम जी मान लें, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F इक्वल टू mg हो जाएगा। ये द्रव्यमान किसका है? तो ये द्रव्यमान इस पिंड का है। अब m2 और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M मान लेते हैं, या ME भी मान सकते हो, मास ऑफ अर्थ मान सकते हो। इतनी बात क्लियर है। तो इन वैल्यूज को यदि हम रख देते हैं, F की जगह पर क्या रखते हैं? तो mg रख देते हैं। बाकी g तो क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंट होने वाला नहीं है। m1 क्या है? तो ये पृथ्वी उस पिंड का द्रव्यमान है m, और m2 क्या है? तो ये कैपिटल M है। नीचे क्या है? बीच की दूरी, तो ये r है। इस m से m को जब हम काट देते हैं तो g इक्वल टू निकलता है हमारे पास कैपिटल G और m अपॉन r। यहां से जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये जो m है ये मास ऑफ अर्थ है, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसको कैपिटल M से डिनोट किया गया है। तो
तो अब हम यदि बात करें कि हमें ये कुछ वैल्यूज मालूम, हम तो जी का मान निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। तो मान ज्ञात करने के लिए हम जी का मान निकालने के लिए हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर ये थी, पता है हमें। अब हम इसकी बात करें, मतलब यहां से तो ये हमने समझ लिया कि ये वाला होता है, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि दो पिंड हम कौन से लेंगे, तो यहां पर तो केवल आर ही लिया था, हम पिंड की बात कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारी अर्थ है जिसका कैपिटल एम है। अब यहां से हम बात कर लेते हैं मून की, बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं चंद्रमा की। और अर्थ से चंद्रमा की दूरी है एक निश्चित दूरी होगी, जिसका हम बात यहाँ पे करेंगे। चलिए इसको हटा ही देते हैं, चंद्रमा से नहीं इसी से ही निकाल लेंगे। तो एक पिंड है, वो पृथ्वी के ऊपर रखा हुआ है, यहां पर रखा हुआ है, ये पृथ्वी का केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी है। ये जो भी आर है वो क्या है, औसत दूरी है, औसत त्रिज्या मान लीजिए, ये क्या है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। क्योंकि हमें पृथ्वी का ही त्वरण निकालना है, गुरुत्वीय त्वरण निकालना है, इसलिए ये आर क्या है, ये औसत त्रिज्या है। और औसत त्रिज्या जो अर्थ की होती है उसका मान होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये क्या है, ये पृथ्वी की औसत त्रिज्या है। औसत त्रिज्या का जैसे कि मैंने बताया था कि यदि हम ऐसे खींच दें तो एक फोकस में, फोकस की बात ही नहीं, ये ऐसे भी होगी और ऐसे भी होगी, क्योंकि यदि ऐसे ऐसे हम जाते हैं ध्रुवों की ओर, यदि हम जाते हैं तो पृथ्वी कम दूरी दिखाई दे रही है, और जैसे ही हम इस विषुवत रेखा पर जाते हैं तो फिर दूरी हमें ज्यादा दिखाई दे रही। तो इस वाली दूरी को और इस वाली दूरी को दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं तो हमें औसत त्रिज्या निकल जाती है पृथ्वी की, जिसका वैल्यू कितना 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर आता है। अब एम की बात कर लेते हैं। एम क्या है, ये कैपिटल एम है, और एम ये कैपिटल क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। इतना तो वजन है हमारी पृथ्वी का, मतलब वजन क्या, मास है। 6 इंटू 10⁻24 मतलब 6 के आगे 24 जीरो लगा दिए जाए, 24 जीरो लगा दें तो इतना द्रव्यमान हमारे, इतना किलोग्राम की हमारी धरती है, पृथ्वी है। ये वैल्यू इस में रखते हैं तो यहां से हमें प्राप्त होगा G इक्वल टू कैपिटल G, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 लिख लीजिएगा, चलो उसको मालूम कर देंगे, इंटू आगे है m जिसका मान कितना है 6 इंटू 10⁻24, बाकी क्या है r स्क्वायर है, तो r की वैल्यू क्या है 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो 9.8 के बराबर आता है सोल्व करने पर। इसका जो मात्रा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान प्राप्त हो जाता है, जो कितना होता है 9.8 होता है। कभी कभी जो फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें 10 भी रख देते हैं हम,
तो 9.8 मतलब 0.2 का डिफरेंस है इसमें केवल, इसलिए 9.8 की जगह 10 भी रख देते हैं। तो कैसे आता है बाकी पता चल गया है। मास ऑफ, देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। डिफरेंस यहाँ है 6 6 है, यहाँ पर 6 4 है, यहाँ पर केवल 6 है। 24 है तो पृथ्वी वजन है ज्यादा, इसलिए 6 गुणा 10 की पावर 24 है। हालांकि जब भी यदि पूछेगा इसको तो इसकी वैल्यू देगा तुम्हें, क्वेश्चन में ही दी होगी कि मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको याद रखिएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बाकी ये रेडियस ऑफ द अर्थ इसको भी देगा, बाकी नहीं तो 6.4 × 10⁻6 मीटर इसका रेडियस होता है। इस वैल्यू को रखते हैं तो 9.8 जी की वैल्यू आती है। अब जी की वैल्यू की बात करते हैं। जी है क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। यहां से हमें ये जी प्राप्त क्या हुआ, तो ये हमने लिखा नहीं यहाँ पे, ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहते हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान हम समझते हैं किधर किधर बढ़ेगा किधर किधर कम होगा। तो जैसा का फॉर्मूला दिया हुआ है G = कैपिटल G m/r²। तो ये डिपेंड किस पर करेगा, यहाँ पे हम और भी बात कर लेते हैं। G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मतलब ये है क्योंकि पृथ्वी की ही बात करेंगे तो द्रव्यमान पृथ्वी का है, ये कांस्टेंट है, इस पे कोई बात नहीं करेंगे, हम r की बात करेंगे। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आया है r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये है। मतलब ये है r की यदि वैल्यू बढ़ती है, मतलब ऐसे समझिए, r की वैल्यू यदि बढ़ती है तो g की वैल्यू कम होगा, क्योंकि r का मान यदि बढ़ेगा तो g की वैल्यू कम होगा, और यदि r की वैल्यू कम होती है तो फिर g की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये पृथ्वी है, चपटी होती है, क्योंकि अब टॉपिक को हम इस क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। ये ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये विषुवत रेखा। जी की वैल्यू की बात करेंगे पोल्स पर, जी की वैल्यू पोल पर, ध्रुवों पर। केंद्रीय है, जी का मान किधर अधिक होता है किधर कम होता है, तो 2-3 पॉइंट में हम इसको फिनिश करते हैं। क्योंकि हमने जो बात करी थी वो जो आर त्रिज्या ली थी वो हमने औसत त्रिज्या ली थी, क्योंकि हम अब औसत की बात नहीं करने वाले। जी का मान किधर अधिक होगा किधर कम, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको हम क्या मान लें, कैपिटल R1 मान लेते हैं। ठीक है, इस वाली को मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। तो R1 जब ये है और R2 इधर है, पॉइंटों को AB मान लीजिएगा, तो हमें दिखाई दे रहा है R1 इज लेस देन R2, कि R1 का जो वैल्यू है ध्रुवों पर, ये ध्रुव है तो ये भी ध्रुव है, और ये क्या है, तो ये है विषुवत, विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा।
तो विषुवत रेखी अक्ष पर जी का मान, क्योंकि R1 इज लेस देन R2, मतलब जी का मान किधर कम है, इधर कम है, तो यहां पे हमें मिलेगा जी का मान, क्योंकि R का मान ये वाला कम है, ये जब कम है यहां पर यही पता चल रहा है कि जहां पर R का मान कम होगा वहीं पर जी का मान बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा जहां पर R का मान कम होगा। तो क्योंकि R का मान इधर कम हुआ है, किधर कम हुआ है, ध्रुवों पर, इसलिए ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। यहां से रिजल्ट निकला ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। अगली बात, दूसरा पॉइंट, क्योंकि जैसे ही हम विषुवत रेखा पर जाएंगे तो विषुवत रेखा पर, या फिर इसको इक्वेटर भी बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, चलो विषुवत समझो, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के अनुदेश पृथ्वी तल पर जी का मान कम होता है। ये बात समझ लिया कि इस भूमध्य रेखा के अनुदेश पृथ्वी के तल पर है, इस तल पर यदि हम आते हैं तो यहां पर जी का मान कम होगा। और यदि पृथ्वी से यदि ऊपर की ओर जाते हैं हम, तो फिर क्या होगा, तो आर का मान निकलेगा, आर का मान बढ़ेगा, और आर का मान जैसे ही बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, आर का मान जैसे ही बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा। तो इसका मतलब है पृथ्वी से यदि ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, तीसरा पॉइंट, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, घटेगा मतलब माइनस जी। जब भी हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो माइनस जी का मान कैसा लेना पड़ता है, माइनस का जीरो। नीचे पृथ्वी तल की ओर आने पर जी का मान बढ़ेगा, पृथ्वी तल की ओर आने पर जी का मान बढ़ेगा, मतलब कोई व्यक्ति यदि यहां पर है वो जैसे जैसे पृथ्वी की ओर आएगा तो क्योंकि आर का मान कम होगा, आर का मान कम होने से, सॉरी हाँ, आर का मान कम होने से जी का मान बढ़ेगा। इसलिए जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर कोई पिंड यदि पृथ्वी की ओर नीचे की ओर आ रहा है तो यहां पर प्लस जी का मान लेते हैं, जी की वैल्यू प्लस जी लेते हैं, ये वाली बात हुई है। आगे शून्य, ये मतलब सेंटर पर प्रति जी का वैल्यू क्या होगा, तो क्योंकि 5 वाली बात करते हैं, 5 नंबर में, केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, तो जी इक्वल टू 0 होगा। और क्यों होगा, क्योंकि आर बराबर 0 होगा। केंद्र पर जब हम आ जाएंगे तो आर बराबर 0, मतलब बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसमें हम रखते हैं जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर की वैल्यू 0, और 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा, तो जी का मान 0 होगा। ये वाली बात हमने समझ ली, मतलब ये है कि इससे हम
सारे के सारे चीजें कहीं पर भी कहीं घूमे, ये सारी चीजें निकल के आ रही। थोड़ा सोचने की आवश्यकता, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत आसान चीजें हैं। एक बार दोबारा से वीडियो देखिए, जब तुम्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा कम समझाऊं तो दोबारा से इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। बाकी जो भी आपके डाउट है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस पर हम और भी विचार कर लेंगे। थोड़ा सा और वीडियो जो भी आएगी नई, उसमें हम और भी बात कर लेंगे। तो ये वाली बात हमें समझ में आ गई है, इसको हम मिटाते हैं और आगे देखिए। तो बात यही है कि समझना बहुत जरूरी है। जब तुम समझ जाते हो तो फिर कोई भी चीज टफ नहीं है, सारी की सारी आसान है। और यदि नहीं समझ पाते हो तो टफ हो जाता, रटना पड़ता है। और रटना मना है हमारी क्लास में, सीखना है। फिर भी डाउट तो कमेंट बॉक्स है, इसमें अप्लाई कीजिए, इसका यूज कीजिए। तो आगे हम गुरुत्वीकरण जी के हिसाब से अंडर ग्रेविटी, पिंडों की गति अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व, इसको कहते हैं गुरुत्व के अधीन गति, अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति या मोशन अंडर ग्रेविटी। जी के अधीन जो गति होगी, जी के हिसाब से जो गति होगी, उसको गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं। तो क्योंकि हमने ये पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ लिए हैं, तो लीनियर मोशन में गति के 3 समीकरण हमने देखे थे। तो पहला है v इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा था हमने पढ़ा था s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा हमने पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये 3 समीकरण हमने पढ़ लिए थे। बाकी यहां पर जब गुरुत्व के अधीन गति की बात होगी तो एक ही जगह पर हमें क्या रखना है, जी रखना है, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ गया। बाकी एस इक्वल टू, क्योंकि ये दूरी थी और ये एच पे बात होगी, तो या तो हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे या पृथ्वी के की ओर आएंगे। तो यहाँ पर जो एच है वो ऊंचाई, हाइट लेंगे। बाकी सेम टू सेम है। यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, और दूसरा v क्या है, ये अंतिम वेग है। तो यहां से हमें पहला समीकरण मिल जाएगा। तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस gt। लेकिन ये gt जो होगा वो कब होगा, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी के ओर आ रही है। किधर आए, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो फिर g पॉजिटिव होगा। लेकिन यहीं पर कंडीशन ये है, तो v इक्वल टू यू माइनस gt, ये कब होगा, जब कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर जा रही है। ऐसे समझिए, तो पृथ्वी की ओर आ रही है कोई भी वस्तु, तो फिर जी का मान पॉजिटिव, और ऊपर जा रही है तो जी का मान नेगेटिव लगाएंगे। तो क्योंकि जी का मान नेगेटिव लगेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरी बात, एस की जगह पर एच यूज करना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कंडीशन वही कि कोई वस्तु यदि नीचे की ओर आ रही है तो यहां पर प्लस का साइन है,
लेकिन यदि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, हाफ जी टी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लगाया हमने। कोई भी वस्तु यदि ऊपर की ओर जा रही है तो फिर यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे। तीसरी बात यह है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। कंडीशन वही कि यदि कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो फिर क्या है, प्लस का जी का रहेगा। जी किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। लेकिन यदि कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh है, क्योंकि जी माइनस का होगा तो ये पूरा ही क्वेश्चन होगा। यदि कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाती है तो इस प्रकार से हम ये सारी की सारी चीज कर सकते हैं। इसमें और भी हम फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी यदि जीरो है, कोई किसी भी वस्तु का यदि प्रारंभ वेग यदि जीरो है, u बराबर जीरो है, तो किसी भी वस्तु को यदि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कभी भी ये u बराबर जीरो नहीं हो सकता है। तो फिर जीरो कब हो सकता है, यदि कोई पिंड को हम मुक्त पतन की बात की थी इससे पहले, मुक्त पतन करते हैं तो मुक्त पतन का मतलब यह है कि यदि हम आसानी से छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग उसका जीरो होता है। मुक्त पतन में u बराबर क्या रखना पड़ेगा, जीरो। और मुक्त पतन में जब u की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पहला हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि नीचे ही आएगी और नीचे आएगी तो प्लस का साइन, तो v बराबर क्या लगाएंगे, हम डायरेक्टली gt लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट में। दूसरा वाला क्या है, मुक्त पतन ऊपर से नीचे ही आएगा तो u बराबर जीरो, तो u और t का जीरो का मल्टीप्लाई t में होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो h इक्वल टू यहां से निकलेगा हाफ जी टी स्क्वायर, ये सेकंड होगा। तीसरी बात याद करें क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर ही आ रही है और ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पर u तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। इस प्रकार से हमें तीनों के तीनों समीकरण दिया। बाकी क्योंकि यदि वैल्यू भी रखाते हो तो मुक्त पतन भी वैल्यू। इस प्रकार से हमने आज कई टॉपिक को हमने समझा है। बाकी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और उससे आगे आने वाली जो वीडियो है इसमें हम न्यूमेरिकल वाली पोर्शन करेंगे। जो भी वीडियो होंगी 2 बनती हैं 3 बनती हैं, उनमें न्यूमेरिकल्स पूरे जो भी एनसीईआरटी के अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। और बाकी कोई भी डाउट होता है तुम्हें भी किसी भी बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कि तुम्हें समझ नहीं आता तो उसको आप हमारे पास भेज सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर कुछ वीडियोज में हमने मेंशन भी कर दिया है तो व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हो या फिर तुम कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें भी प्रमोट करने के लिए हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, बाकी शेयर भी करें और तथा नए नए दोस्तों के साथ में शेयर करते हुए इसको आगे बढ़ाएं। बाकी हम बने रहेंगे आपके लिए, सारा का सारा जो भी कोर्स है उसे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।